नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। हम जैसा देश में इस समय माहौल देख रहे हैं, पॉलिटिकल तौर पर तमाम पार्टियां टूटती हुई दिखाई पड़ती हैं। तमाम पार्टियों के जो एमपी हैं, विधायक हैं, वो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं और ये ऑपरेशन लोटस कहें या क्या कहें, लेकिन पॉलिटिकल तौर पर देखा जा रहा है कि इसके पीछे ये जो एक सोच भी निकल कर आती है कि क्या बीजेपी का हाथ है। क्योंकि हमने देखा कि पंजाब में जिस तरह राज्यसभा के तमाम सांसद बीजेपी में जाकर शामिल हो जाते हैं, फिर वेस्ट बंगाल में देखा जाता है कि टीएमसी के तमाम सांसद और विधायक यहां से वहां चले जाते हैं, फिर ये कारवा जो है महाराष्ट्र पहुंच जाता है। और अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है, जो हैरान करने वाली भी है, कि उत्तर प्रदेश में भी कोई बड़ी टूट हो सकती है समाजवादी पार्टी के अंदर। ओपी राजभर पहले इस बात को कह रहे थे और अब केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, इस तरह की बात को कहते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए संतोष जी मौजूद हैं, अच्छी खासी जानकारी और पकड़ रखते हैं इन सब मुद्दों पे। संतोष जी, स्वागत है आपका। संतोष जी, शुरुआत करें कि आखिर देश में चल क्या रहा है ये, कि इसकी पार्टी तोड़ दी, उसकी पार्टी तोड़ दी, पंजाब से शुरुआत होती है, उत्तर प्रदेश तक ये कारवां आ जाता है। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, बीजेपी अभी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है जी। और एक्टिव मोड में होने के पीछे का सबसे बड़ा वजह है कि हालिया राहुल गांधी ने कुछ समय पहले एक बयान दिया था, जो बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा था। और वो बयान था कि मोदी सरकार 1 साल से ज्यादा नहीं चल पाएगी और मैं गारंटी करता हूं कि ये सरकार 1 साल से ज्यादा नहीं चल पाएगी। अब उस मुद्दे के ऊपर अगर बात करेंगे तो मुद्दा भटक जाएगा कि राहुल गांधी ने कहां से सोर्स निकाला, किस तरह से ये बात बीजेपी के सरकार 1 साल से ज्यादा न चलने का दावा किया। लेकिन अभी जो ऑपरेशन लोटस चल रहा है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इंडी गठबंधन के अंदर जो भी क्षेत्रीय पार्टियां शामिल है, बीजेपी कहीं ना कहीं उसको तोड़ने की पुरजोर कोशिश कर रही है और पार्टियां टूट भी रही है। जैसे कि आपने देखा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से 7 सांसदों ने बीजेपी को समर्थन दिया, राज्यसभा सांसद, और बीजेपी में अपना विलय कर लिया। उसको नेतृत्व कर रहे थे एक समय आम आदमी पार्टी के सबसे ज्यादा करीबी माने जाने वाले और सबसे ज्यादा भरोसेमंद माने जाने वाले राघव चड्ढा। और राघव चड्ढा, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के साथ इस तरह से करेंगे। जिस पार्टी ने नाम दिलाया, पहचान दिलाया, सब कुछ दिलाने के बाद उन्हें आम आदमी पार्टी में ही घुटन महसूस होने लगा और उन्होंने अपना एक अलग रास्ता बनाया और 7 राज्यसभा सांसदों को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए। उस समय अभी बंगाल का चुनाव प्रचार चरम पे था और बीजेपी ने इसको पूरी तरह से मैंने ऑपरेशन लोटस को हाईलाइट और हाइक नहीं किया या राघव चड्ढा को वो तवज्जो देता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि उस समय अमित शाह जो थे पश्चिम बंगाल के चुनाव में पूरी तरह से बिजी थे। और उसके बाद जो वाकया देखा गया कि जो आपका देखे कि 4 मई को जो बंगाल का रिजल्ट आया और रिजल्ट में बीजेपी ने अपने आप को यानी कि पूर्ण बहुमत के सरकार लेकर आई, यानी कि 205 से प्लस सीटें बीजेपी का आना और टीएमसी को 80 सीटों में सिमट जाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा मैंडेट और एक बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। उसके बाद ममता बनर्जी 6 तारीख को पार्टी विधायकों की मीटिंग बुलाती है, उसमें से 10 विधायक नदारत रहते हैं। उसके बाद 17 तारीख के आसपास में फिर मीटिंग बुलाई जाती है तो 35-36 नदारत रहते हैं। वो मीटिंग नहीं, वो प्रोटेस्ट के लिए एक विधान परिषद में अंबेडकर प्रतिमा के सामने प्रोटेस्ट में, तो वहां से 35-36 विधायक जो थे नदारत रहते हैं। और 31 तारीख को जब एक मीटिंग बुलाई जाती है तो लगभग 60-62 विधायक नदारत रहते हैं। 20-22 विधायक ही वहां पे दिखते हैं। कयास का दौर काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और उस समय त्रितव्रत बनर्जी के नेतृत्व में बिल्कुल के नेतृत्व में एक अलग ही टीएमसी की टूट होती है। बिल्कुल। और उस टूट के बाद समझिए कि टीएमसी
पूरी तरह से क्या होती है, टूटने के कगार पे आ जाती है। और 20 सांसद जो है टीएमसी से छोड़कर और अलग रास्ता अपना एनसीपीआई में शामिल हो जाते हैं, विलय कर लेती है, शामिल हो जाती है। उस समय आप देखिएगा कि महाराष्ट्र में जो संजय राउत है एक बहुत बड़ा बयान देते हैं कि टीएमसी और एनसीपी कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है और उन्हें कांग्रेस में अपना विलय कर लेना चाहिए जी। वहां भी ऐसा लगता है कि शिवसेना 2022 में तो टूटी ही थी, अब ऐसा नहीं होगा कि शिवसेना टूटेगी। और हम भी यही मान रहे थे कि अफवाह चल रहा है, ये मीडिया में इस तरह के अफवाहें आती रहती है जी। लेकिन धीरे धीरे देखा कि मीडिया गलियारों में भी हलचल दिखाई दिया और लोग मैंने कयासबाजी का दौर हकीकत में बदलने लगा। अभी की डेट में 6 सांसद नहीं, लगभग 7 सांसद जो शिवसेना यूबीटी है जी, उसको छोड़कर यानी कि सिंधे गुट में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन टाइगर चल रहा है। और वहां ऐसा देखा जा रहा है कि चाहे ऑपरेशन लोटस हो या ऑपरेशन टाइगर हो, दोनों कहीं ना कहीं एक ही छतरी के नीचे चल रहे हैं और दोनों की छतरी एक ही है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो सिंधे गुट में जाए, चाहे बीजेपी गुट में आए, उससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो आपने एक बात सामने लाकर रख दिया कि क्या समाजवादी पार्टी भी टूट के कगार पे है, और केशव प्रसाद मौर्य जो अभी सिटिंग मुख्यमंत्री हैं जी, बिल्कुल, वो ये दावा कर रहे हैं कि 25 से 26 सांसद हमारे संपर्क में हैं और वो कहीं ना कहीं सपा से नाराज चल रहे हैं। और ओपी राजभर ने इसको कहीं ना कहीं खुल देने का काम किया और उसके बाद बयानबाजी का दौर चालू हो गया है। तो ये जो सुगबुगाहट है, इस सुगबुगाहट को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं पंजाब भी देख लिया, बिल्कुल, हमने बंगाल भी देख लिया, हमने महाराष्ट्र भी देख लिया और अब बारी आई है यूपी का। तो यूपी में जो सुगबुगाहट दिख रहा है वो हम हकीकत माने या फसाना माने जी, ये अब तो समय ही बताएगा। लेकिन अखिलेश यादव अभी भी इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। अब इसे अखिलेश यादव इसे क्या बता रहे हैं, ओपी राजभर का बड़बोलापन बता रहे हैं कि भाई तुमको 30 सीट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, तुम जो बीजेपी की भाषा बोल रहे हो, इस भाषा में तुम चाह रहे हो कि बीजेपी से हम ज्यादा से ज्यादा टिकट ले ले और 30 विधायकों का तुमने पैसा ले लिया है और पैसा लेने की वजह से तुमको ढूंढ रहा है सब। तो ये कहीं ना कहीं इन बातों पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी जिस तरह से संजय राउत ने ये दावा किया कि सारे के सारे सांसद हमारे साथ हैं जी, कसमें खाई है, किसी ने साईं बाबा की कसम खाई है, किसी ने माँ भवानी की कसम खाई है, किसी ने माँ की कसम खाई है, किसी ने बेटे की कसम खाई है। तो सारे सांसद एकजुट हैं, इधर से उधर कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसी तरह से अगर अखिलेश यादव भी अगर ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, बिल्कुल, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोटस ऑपरेशन यूपी में भी काम कर जाए। और सर एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि आपने एक जिक्र किया कि संजय राउत ही कह रहे थे कि कस्में खाई और तमाम चीजें की। सयानी घोष का जिक्र मैं करूँ यहाँ पे कि एक मजबूत पिलर थी टीएमसी की, ममता बनर्जी के लगभग पैरेलल नजर आती थी। ऐसा लगता था कि एक बयान भी बल्कि उन्होंने दिया था कि अगर ममता बनर्जी पीएम बनती हैं तो हो सकता है कि वो सीएम बन सकते, मतलब उस लेवल पे कहीं ना कहीं वो नेता थी टीएमसी के अंदर। अचानक ऐसा क्या होता है कि इतनी बड़ी लेवल की नेता जो ममता बनर्जी के लगभग कद के आसपास नजर आती थी, जिस तरह उनका कद बढ़ता हुआ नजर आता था, ऐसा क्या होता है अचानक कि टीएमसी का साथ छोड़कर चली जाती हैं? और तमाम तरह की बयानबाजी अगर उनकी देखेंगे आप चुनाव प्रचार के दौरान में, तो कभी भी आपको ऐसा लगेगा नहीं या कभी लगा भी नहीं होगा कि ये जो सयानी घोष हैं ये कभी भी टीएमसी का साथ छोड़कर जाएंगी। तो ये क्या मैजिक है, कैसे होता है ये, और क्या ये पैसे की ताकत है या अंदर खाने में अंतर विरोध है? कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए,
अगर सयानी घोष की बात करें जी, तो टीएमसी में तो एक तरह से आग लगी हुई है, और जब भी आग लगता है तो उसके लपटें दूर दूर तक जाती है। और हर एक व्यक्ति अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है कि जो पार्टी का अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो रहा है, क्योंकि सयानी घोष कहीं ना कहीं वो एम्बिशंस के साथ यहाँ पे आई थी कि टीएमसी बहुत अच्छा करेगी, इसमें टीएमसी का अगर हम साथ देंगे, टीएमसी के लिए बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बिल्कुल, तो ममता बनर्जी के करीब जाना हमारे लिए बहुत आसान होगा, ममता बनर्जी के हम साथ। और ममता बनर्जी ने वो दिया भी। जिस सयानी घोष की आप बात कर रहे हैं, सयानी घोष 2021 में चुनाव हार चुकी थी विधानसभा, लेकिन उसके बाद भी भरोसा दिखाया, महिला युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया, और 2024 में आरक्षित सीट जो यानी कि अगर हम कहें कि टीएमसी का वो सीट था, सबसे सेफ सीट, जहां से किसी को भी ममता बनर्जी खड़ा करती तो वो जीत जाता, उस यादवपुर सीट से सयानी घोष को सांसद बनाया। और सांसद बनाने के बाद सयानी घोष हर एक चुनावी रैली हो, संसद हो, या पार्टी की छोटी मोटी कार्यकर्ताओं से मीटिंग हो, वहां पे अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करते हुए दिखाती थी कि मैं टीएमसी का सबसे वफादार, और हमारे से ज्यादा वफादार कोई नहीं है। अगर कोई ममता बनर्जी के लिए हो सकता है तो वो कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। यानी कि अभिषेक बनर्जी के बाद वो अपने आप को टीएमसी का सबसे ज्यादा वफादार समझने लगी थी। लेकिन अब क्या मजबूरी है, इसके पीछे कुछ नहीं कहा जा सकता। बंगाल में एक शिक्षक घोटाला हुआ था, उसमें भी शायद ईडी ने छानबीन चल रही थी उस मामले में भी, सयानी घोष से पूछताछ करी थी। शायद वो वजह हो सकता है, या शायद ये हो सकता है कि सयानी घोष का एक अपनी महत्वाकांक्षा, क्योंकि वो सयानी घोष के अंदर वहां बंगाल के लोग ममता बनर्जी की छवि देखने लगे थे। और सयानी घोष ने यहाँ तक कह दिया था कि ममता बनर्जी तो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है। और बहुत तरह की बातें हैं, अब किसके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस वजह से सयानी घोष काफी ट्रोल हो रही है। आपने देखा कि वो ममता बनर्जी का जो एक बेहतरीन सिला होता है, शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने ये कह के कि 2019 में जब मैं चुनाव हार गया था तो हमारे को डार्कनेस दिख रहा था, और उस डार्कनेस से दीदी ने हमारे को निकाल के आसनसोल से यानी कि उपचुनाव भी लड़ाया, और 2024 का भी चुनाव लड़ाया। और इस सिचुएशन में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे लगता है कि सयानी घोष को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए था। लेकिन चलिए, हर व्यक्ति का अपना अपना महत्वाकांक्षा होता है, और उसमें हम बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब सर उत्तर प्रदेश में वापस चलते हैं। आपने एक जिक्र किया था कि जो बात ओपी राजभर कह रहे हैं, अखिलेश यादव कहीं हल्के ढंग में तो नहीं ले रहे, क्योंकि ऐसा ही हम लोगों ने शिवसेना उद्धव ठाकरे में भी देखा, टीएमसी में भी ऐसे ही देखा, और तमाम लोगों ने जब उसको हल्का लिया है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ गया है। अब क्या यहाँ पर जो ये खबर, क्योंकि अब तक ये चलिए ओपी राजभर कह रहे थे, एक बात हम टाल भी सकते हैं, लेकिन जिस तरह केशव मौर्य ने ये बात कही है कि हाँ भाई 25-26 जो हमारे संपर्क में हैं, और उसके अलावा ये भी एक जिक्र होता है कि रामगोपाल यादव ने जब अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनको एक चिट्ठी सौंपी थी, इस बात का भी जिक्र हो रहा है। और उसी को लेकर ओपी राजभर भी ये बात कह रहे हैं कि क्या रामगोपाल यादव कोई बड़ी बगावत कर सकते हैं, यानी कि एक क्लू देते हुए नजर आते हैं। और ये बात कहते भी अपने ट्वीट में कि अखिलेश यादव जी, आप मेरे ऊपर तो बड़ा भड़क रहे हैं, लेकिन मैं आपको सजग कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी जो अंजाम है वो टीएमसी या शिवसेना की तरह हो जाए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर राजनीतिक गलियारे में किसी तरह की चर्चा होती है और मीडिया के अंदर अगर वो वायरल होती है, तो कहीं ना कहीं एक गुप्त सूचनाएं जो होती हैं, सूचना होती है जी, जिसे हम सोर्स के हवाले से बोलते हैं। बिल्कुल। तो इसको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे रामगोपाल यादव का जो चिट्ठी देना और अमित शाह को चिट्ठी देना और राजभर का इस पे टिप्पणी करना, यानी कि कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि अभी अखिलेश यादव को थोड़ा सा चौकन्ना और सचेत हो जाना चाहिए। जी जी। और इन्हें भी तुरंत आनन फानन में
अपनी पार्टी के सांसदों की मीटिंग बुलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी अभी पूरी तरह से फॉर्म में है जी। और बीजेपी पूरी तरह से एग्रेसिव मोड में है, क्योंकि राहुल गांधी का वो वाकया कि भैया सरकार 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी, समझिए कि अभी सिर्फ अखिलेश यादव को भी सावधान होने की जरूरत नहीं है। जो एनडीए के घटक दल थे, जो एक समय में बीजेपी से बहुत ज्यादा फंड लेने के लिए एक प्रेशर बनाने का काम करते थे, और दबाव में, जैसे चंद्रबाबू नायडू ने बिल्कुल वहां के लिए फंड लिया, आंध्र प्रदेश के लिए। बिहार में अगर नीतीश कुमार थे तो उन्होंने भी इसका फायदा उठाया। उधर एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने भी फायदा उठाया, क्योंकि 2024 में अगर बीजेपी की परफॉर्मेंस देखे तो उतना बेहतर नहीं था। अगर घटक दल नहीं होते, अगर नीतीश कुमार नहीं होते, चंद्रबाबू नायडू नहीं होते और एकनाथ शिंदे नहीं होते, तो शायद ये सरकार बना भी नहीं पाते। लेकिन जब ये सरकार बन गई, बनने के बाद जब लगा कि यार इतना ज्यादा दबाव में सरकार तो बीजेपी नहीं चला सकती और मोदी इतने दबाव में काम नहीं कर सकते, फिर से जो एक्टिव हुआ ऑपरेशन लोटस, और ऑपरेशन लोटस ने ये करके दिखा दिया कि इंडी गठबंधन के अंदर मौजूद जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, अगर ज्यादा आंख उठाने की कोशिश की और हमारे एनडीए घटक दल को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अप्रोच करने की कोशिश की, तो इंडिया में यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक सबको ऑपरेशन लोटस के तौर तरीके से तोड़ने का काम करेंगे, किया जाएगा। और वो काम बीजेपी करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी यानी कि 2024 के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं एक प्रेशर में तो चल रही थी कि भैया ये कब चंद्रबाबू नायडू यानी कि अपना हाथ खींच ले, कब नीतीश कुमार नाराज हो जाए जी, और कब एकनाथ शिंदे ये ऐलान कर दे कि भैया हम तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी फायदे वाली बात थी कि अगर चंद्रबाबू नायडू जाते तो भी ये अपना कहीं ना कहीं 2 दलों को मैनेज करके अपनी सरकार चला लेते जी। अगर नीतीश कुमार जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, अगर एकनाथ शिंदे जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन बीजेपी ने इसको सीरियसली लिया, किसकी? राहुल गांधी की बातों को। उसी तरह से अखिलेश यादव को भी ओपी राजभर की बात और केशव प्रसाद मौर्य की बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए और इस पे तुरंत काम करना चाहिए, क्योंकि अभी जो माहौल है ऑपरेशन लोटस जी पूरी तरह से एक्टिव फॉर्म में है, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमने पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर देख लिया है। तो हम यही कहेंगे कि अखिलेश यादव संजीदगी से, वो खैर काफी एक्टिव प्लेयर हैं बिल्कुल, और स्मार्ट राजनेता हैं, और उन्हें राजनीति में बहुत सारे दांव पेच आते हैं, क्योंकि वो अखिलेश यादव किसी छोटे मोटे लीडर के बेटे नहीं है, मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, और मुलायम सिंह इस तरह के राजनीतिकार और रणनीतिकार थे कि हर सिचुएशन में यानी कि 10 से 15 साल तक सत्ता में अपना वर्चस्व को कायम रखा, और यूपी के जन जन के प्रभाव को जानते हैं, नेताओं के मूड को भांपना जानते हैं, और वो क्वालिटी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के अंदर है, क्योंकि 2024 में 37 सीट को लेकर आना और कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी लीडिंग पार्टी के तौर पे यानी कि बन जाना जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी यानी कि काबिलियत थी। और आज भी जो संसद में जब आते हैं, बोलते हैं, तो जो उनके सांसदों की तादाद है पीछे में, उनकी बातों को काफी जी बिल्कुल तवज्जो दिया जाता है, काफी ध्यान से सुना जाता है। तो सर आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि क्या अखिलेश यादव जिस तरह खबर आ रही है उससे अपनी पार्टी को बचा पाएंगे? मतलब एक अगर ओपिनियन जानना चाहूं, या यहाँ पर भी जो लोटस ऑपरेशन लोटस जो है, या जिस तरह की चीजें चल रही हैं, क्या यहाँ पर वो होती हुई दिखाई पड़ेंगी? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ये बात कह रहे हैं कि 25-26 लोग संपर्क में हैं। देखिए, अभी 2027 का चुनाव जो है जी बेहद करीब है, और चुनाव को मद्देनजर देखा जाए तो
अभी थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि साम दाम दंड भेद हर तरह से अगर बीजेपी जिस पार्टी को तोड़ना चाहती है सारी विधियां लगाती है। अगर आप देखेंगे तो संजय राउत ने यहाँ तक एलिगेशन लगाया है कि एक सांसद 50-50 करोड़ में बिके हैं। तो इस तरह का एलिगेशन तो आप देखे होइएगा, बंगाल में भी लगा कि 10 लाख से लेके करोड़ तक और की 5 करोड़ तक एक सांसद बिके थे। तो इस तरह का अगर हम देखें कि विपक्ष ये एलिगेशन लगाते आया है कि साम दाम दंड भेद बीजेपी अपनाती है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और जो भी बीजेपी कर रही है कानून के दायरे में कर रही है, यानी कि जो दल बदल कानून का संशोधन 2003 में हुआ उसके तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। तो इसके ऊपर भी हम विराम नहीं लगा सकते हैं। जो भी है संविधान के नियम कानून और दायरे के अंदर है। अगर समाजवादी पार्टी टूटती है तो समझिए कि 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत मुश्किल हो जाएगा सपा के लिए। जो कयासबाजी का दौर चल रहा है कि अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी और साथ में कांग्रेस की बात चल रही है कि एक चौपाल पे बैठे मीटिंग करें और बीजेपी के विजय रथ को रोकने का काम करें, योगी जैसे कर्मठ नेता को रोकने का काम करें। तो इस तरह चीजें चल रही हैं, वो थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए सर से बहुत सारी चीज़ों को लेकर चर्चाएं की, क्योंकि लगातार देश भर में पार्टियां टूटने की बात हो रही है और अब उत्तर प्रदेश से जो खबर आ रही है वो भी अपने आप में बड़ी संजीदगी वाली खबर है। क्योंकि केशव मौर्य ने जब ये बयान दिया है उसके बाद में चर्चाएं और ज़्यादा गर्म हो रही हैं कि क्या वाकई में टीएमसी की तरह, शिवसेना की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह सपा का भी हशर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आपका क्या कहना है? क्योंकि सर से हमने तमाम जो मुद्दे थे उन पर बातचीत की, तमाम उन्होंने अपना पक्ष रखा। अब इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आप कैसे देखते हैं? कमेंट जरूर करिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल के कार्यक्रम में बस इतना ही। सर आपने बहुत सारी बातों हमारे साथ साझा की, आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद प्रोग्राम में आने के लिए। आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद। नमस्कार।